हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो ये कड़ी चला रहे हैं उसमें कुछ दिन जीएस के क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाए थे। आज हम लोग जीएस के पोर्शन पे चर्चा करेंगे और जीएस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज आपके सामने लाए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है प्यारे भाई। और थोड़ा सा आप मेहनत करके आप सभी मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसमें आप देख रहे हैं जीएस का कितना रोल है। अभी बिहार में जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, देखिए उसमें जीएस का कितना रोल है। यूपी की आने वाली है उसमें कितना रोल है। तो इसलिए जीएस की कुछ प्रश्न जो आपके सामने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम लोग जीएस की सीरीज बीच में कुछ दिन नहीं ला पाए थे, लेकिन फिलहाल कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है लोगों की। इसमें आप जानते हैं वायरल फीवर चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में क्या करंट अफेयर है इसमें। देखिए, निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार बना है या माना गया है। आप बताइए मुझे, निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार माना गया है या मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो आप जानते हैं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आप समझते होंगे भैया। इसको कहा गया जो था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। निजता का अधिकार आपका है, जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आपको दिया गया है। इसमें आने जाने की स्वतंत्रता, रहने की, ये सब जो है कुछ अनुच्छेद है जो 19 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? 19 में। आप कहीं आ जाइए, आने जाने की, बस जाने की, निवास करने की, ये सब कौन अनुच्छेद में इसमें है। लेकिन अगर आपसे पूछे जीवन जीने का अधिकार किस में दिया गया है, तो आप याद रखिएगा वो है अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार कौन में है, किस में है भैया, तो भी आप कहेंगे किस में है, 21 में है। लेकिन अगर प्रेस की स्वतंत्रता पूछे तो आप कहेंगे 19 में है। किस में है? 19 में। ठीक है, आगे चले। चलिए, निजता का अधिकार किस में भैया, तो ये 21 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है सलमाबाद का निर्माण भारत ने किस देश में करवाया है। ये जो सलमाबाद है ना, सलमाबाद का निर्माण जो है भारत सरकार ने करवाया है, लेकिन किस देश में करवाया है आपको ये बताना है। आपके सामने आंसर है भैया, उसको देखिए और जवाब दीजिए। पाकिस्तान में, ईरान में, कजाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान में करवाया है। तो सलमाबाद का जो निर्माण है वह भारत ने किस देश में करवाया है? भारत ने करवाया अफ़गानिस्तान। कहाँ करवाया है? अफ़गानिस्तान। डी फॉर डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। कौन सा बांध है भैया? सलमाबाद। कौन सा बांध? सलमाबाद। ठीक है, चलिए अगर पूछिए चाबहार बंदरगाह या चाबहार जो बांध बनवाया गया भारत ने कहाँ बनाया है भैया, ये बंदरगाह भी है एक चाबहार। तो इसको हम लोगों ने कहाँ बनवाया है? ईरान में भारत ने बनवाया है। कहाँ बनाया है? ईरान में चाबहार बंदरगाह। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से हम लोग आयात और निर्यात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि भारत के टाइगर मैन, कौन से मैन? टाइगर मैन। आपको पता होगा कि जो ऑफलाइन की बैच है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपको बहुत सारे मैन बताए थे भैया, अगर आपको याद होगा तब। भारत के टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो आप सब जानते होंगे कैलाश सांखरा जी को। किसे? कैलाश सांखरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैलाश सांखरा जी को टाइगर मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और श्रीधरन जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्रीधरन को क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन। और कैलाश सांखरा को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है भैया, इसको आप याद रखिएगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर दूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिएगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कौन सा मैन? वाटर मैन किसे कहते हैं? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? बताइए, जो चंडीगढ़ शहर है उसके निर्माणकर्ता कौन है? उसके जो वास्तुकार है, जिन्होंने उसका निर्माण किया था, जिन्होंने उसको बनाया था, वह कौन थे? बताइए। ऑप्शन है ली टी एन सेशन, ली कौशियर, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम या उदय कोटक।
बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप जल्दी से मुझे बताएं भैया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ली ली काउसियर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चंडीगढ़ के क्या है वास्तुकार हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा भैया, ठीक है। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप पूरा नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है, ये 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। और ये देखिए क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भारत का नहीं पूछ रहा, ये पूछा पूरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की बात कर रहा है। बताइए इंटरनेशनल वाला कहाँ स्थित है। पेरिस में है, लंदन में, भारत में, या फिर वियना में है। तो बता दीजिए ये कहाँ है। तो आप जानते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में है। कहाँ है भैया, वियना में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष व्यक्ति कौन थे। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यहाँ से पहला तो याद रखना है, अगर पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे इसका जो राइट आंसर आप देंगे अंतरिक्ष में जाने वाले आप देंगे यूरी गागरिन। वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति पूछे तो आप कहेंगे गागरिन। अगर पूछे चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति तो आप कहेंगे नील आर्मस्ट्रांग साहब। चंद्रमा पर कहाँ, ये इन्होंने पहला कदम कहाँ रखा था, चंद्रमा पर, ठीक है। चंद्रमा में पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग साहब है। और अगर आपसे पूछे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष व्यक्ति कौन है तो आप कहेंगे यूरी गागरिन साहब हैं। और अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो बछेंद्री पाल। अगर पूछेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले तो आप कहेंगे संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाले कौन पूछे तो कहेंगे संतोष यादव। यहाँ से 4 प्रश्न आपकी समझ में आने चाहिए। चारों समझ में आए भैया। चलिए एक बार पुनः हम लोग चर्चा करते हैं इन प्रश्नों पर। अगर आपसे पूछे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष व्यक्ति कौन है तो आप कहेंगे यूरी गागरिन जी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बछेंद्री पाल, और सर्वाधिक बार मतलब 2 बार चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पे तो आप कहेंगे संतोष यादव। ये 4 के 4 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन चारों को याद रखेंगे, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। मेक इन इंडिया क्या कह रहा है, मेक इन इंडिया भारत में बनाइए। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत के जो भारत में प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, या ये सभी जो क्षेत्र हैं उसमें से किस क्षेत्र का उद्देश्य है कि भारत में क्या करिए, बनाइए। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र को आप कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं ये किससे संबंधित होता है, कृषि से होता है, ठीक है भैया। अगर मैं पूछूँ दूसरा वाला किससे संबंधित होता है तो ये उद्योग से होता है। किससे होता है, उद्योग से होता है। और अगर मैं तीसरा वाला पूछूँ आप, एक इसका संबंध किससे होता है तो इसका संबंध सेवा से होता है। किससे होता है, ट्रांसपोर्ट से होता है, आयात से निर्यात से होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब होता है भारत में बनाइए। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि भारत में बनाइए। चलिए इसका मतलब क्या होता है, भारत में बनाइए। अब आप मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा। अब आप समझ गए होंगे कि भारत में बनाने के लिए कह रहे हैं कि आप भाई अगर आपको कुछ करना है तो आप कहाँ के मेरे देश में आके बनाइए। अगर आप भारत में बनाएंगे तो भारत का कौन सा क्षेत्र मजबूत होगा, प्राथमिक। भाई कृषि तो हम लोग खुद करते हैं, आप भारत में बनाएंगे तो कृषि का कोई इसमें बहुत विशेष योगदान नहीं रहेगा। तो योगदान जो रहेगा वो किसका रहेगा, भाई हमारे यहाँ उद्योग ज़्यादा लगेंगे ना। क्या लगेंगे, हमारे यहाँ उद्योग ज़्यादा लगेंगे तो हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको नौकरियाँ भी बहुत जल्दी मिलेंगी। जो हमारे यहाँ बेरोजगार भाई लोग उनको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसी बात सरकार ने क्या शुरू किया, मेक इन इंडिया, जिसकी शुरुआत 2014 से की गई है। आप इसको याद रखिएगा। अर्थात इसके लिए कौन सा क्षेत्र मजबूत किया जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन नंबर वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है भैया।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ जो शहर है वह कौन सा है। तो बताइए विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर कौन सा है। आप इसको जानते होंगे अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, लापाज, पेरिस, जिनेवा या फिर ब्राजीलिया। तो आप जानते हैं लापाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लापाज है वह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बसा हुआ शहर। अगर मैं भारत में पूछूं तो भारत में आप जानते हैं लद्दाख को कहते हैं। इसे कहते हैं लद्दाख, जो ऐसा राज्य है भारत का, वह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र पूछा जाए, सबसे ऊंचा अगर युद्ध क्षेत्र पूछा जाए तो वो भी कहाँ है, लद्दाख में ही है। कहाँ है, लद्दाख में है, जिसे आप सियाचिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भैया, चलिए इतने सारे प्रश्न को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है, बता दीजिए। भारत का पहला जो द्वीपीय जिला है वह कौन सा है। आप सब जानते होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। भारत का वह जो द्वीपीय जिला है वह कौन सा है भैया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ऑप्शन में अगर मैं आपके सामने रखूं, दमन मतलब क्या क्या है, तो दमन है, कौन है, दमन है। नेक्स्ट दूसरा देखिए क्या है, दमन है, लोनावला है, उसके बाद माजुली है या फिर कच्छ का, जो गुजरात में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माजुली द्वीप। कौन सा भैया, माजुली द्वीप। इसका राइट आंसर वी हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। जो कि माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है भैया, ये असम में पड़ता है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना विश्व का, भारत का सबसे क्या है, एक नदी द्वीपीय जिला है। विश्व का सबसे बड़ा क्या भैया, नदी द्वीप है। क्या है, नदी द्वीप। ठीक है, नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप है। ठीक है भैया, चलिए भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी है, बताइए। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी है। राजा हरिश्चंद्र है, नूरजहां है, आला मारा है या फिर ज्वार भाटा है। बताइए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके कितना महत्वपूर्ण होगा, आप समझ रहे होंगे। तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो है वह कौन सी है, आलम आरा, शिवा चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। और पहली मूक फिल्म अगर आप पूछे, मूक मतलब बिना बोलती हुई फिल्म, तो पहली मूक फिल्म जो थी वह थी राजा हरिश्चंद्र। आप इसको याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी और आलम आरा पहली बोलती फिल्म है। दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं 11 क्या कह रहा है। 11 कह रहा है कि वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, भांति व्यवहार करता है। आपके सामने ऑप्शन है, उत्तर लेंस, अवतल लेंस, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। आप बताइए मुझे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भांति। ठीक है, चलिए कह रहा है कि उत्तर लेंस, अवतल लेंस या दोनों या इसमें से कोई नहीं। आप जानते हैं जब वायु में जो जल का बुलबुला होता है वो जो होता है तो किस लेंस की तरह दिखाई देता है, आप जानते हैं, बताइए। अवतल लेंस की तरह कि उत्तर लेंस की तरह या फिर किसकी तरह होता है। तो आप जानते हो हमको थोड़ा सा क्या दिखाई देने लगता है, बड़ा दिखाई देने लगता है, अर्थात वी फॉर भगत सिंह का राइट आंसर हो जाएगा। किस लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है, अवतल लेंस। अगर मुझे होता क्या है, वायु में जल का जो बुलबुला है वो होता क्या है, तो उत्तल होता है, लेकिन किसकी तरह व्यवहार करता है, तो आप कहेंगे अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, उसका व्यवहार जो होता है क्या हो जाता है, अवतल लेंस की तरह, लेकिन वो होता क्या है, उत्तल ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रकाश का जो आकाश है, आकाश का नीला रंग किसका कारण होता है। आकाश जो नीला होता है वह किस कारण होता है, ये आपसे पूछा है, आप इसको बताइए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्णविक्षेपण होता है। तो बताइए आज जो हमारा आकाश है उसका रंग नीला किसके कारण होता है। ये आप थोड़ा सा यहाँ शुद्ध कर लीजिएगा, ये होता है किसके कारण होता है। ठीक है भैया, ये हो जाएगा किसके, क्या हो जाएगा, किसके, ये नहीं। ठीक है, किसके कारण होता है बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका जवाब दीजिएगा। इसका हो जाएगा, आप जानते हैं, अच्छा ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो जो नीले रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और नीले रंग के सर्वाधिक आसमान में फैलने के कारण तो क्या हो जाता है, आकाश हमको नीले रंग का दिखाई देने लगता है, अर्थात प्रकाश का क्या है, प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर ए फॉर आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
और अगर पूछे कि अंतरिक्ष से आकाश को देखने में कैसा दिखाई देता है तो काला। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल में ना होने के कारण किसी रंग का प्रसार नहीं होता है, फैलाव नहीं होता है, इसलिए आकाश हमको कैसा दिखाई देता है? काला। लेकिन यहाँ से देखने पर नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक है भैया। चलिए, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आता है? देखिए, जो प्याज होता है आप खाते हैं तो मुंह से देखिए बैड स्मेल आती है, लहसुन के खाने से भी कुछ थोड़ी बहुत आती है, तो कह रहा हुआ किसके कारण होता है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किसके कारण होती है भैया बताइए? 4 का राइट आंसर, मतलब कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो 13 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम के कारण, पोटेशियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, या फिर इसमें से किसी के कारण नहीं, नानाबदीज के कारण आती है। तो बता दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। बी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम तो आप जानते हैं ये भी क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ये जल के साथ क्रिया करके क्या होता है? जलने लगता है। किसके साथ? जल के साथ क्रिया करके जलने लगता है। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है भैया। चलिए, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के होता है। सोडियम का क्या होता है? एन होता है, इसको आप याद रखिए। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है। और मैग्नीशियम आप जानते हैं जो पेड़ पौधे जब प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे प्रकार की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसमें कौन सा तत्व प्रभावी होता है? उसमें मैग्नीशियम होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और सोडियम जल के साथ क्रिया करके क्या होता है? जलने लगता है। और लहसुन और प्याज में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो आती है पोटेशियम के कारण। वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संकेत भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सोडियम का N, पोटेशियम का K और मैग्नीशियम का Mg होता है। ठीक है भैया। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो लकड़ी जो है, लकड़ी कोई वस्तु है उसमें कीड़े ना लगे, उससे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बताइए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, एक जिंक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, या फिर जस्ती करते हैं, जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, या कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप मुझे बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक फास्फेट। जस्ती कर तो आप जानते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। फिर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट आप जानते हैं जो ये पदार्थ बनते हैं जैसे खेत में जो है डालने के लिए, तो इसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जिंक फास्फेट का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं, तो इसका भी यहाँ नहीं होगा ये जिंक फास्फेट का प्रयोग। और कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग भी हम लोग वहीं करते हैं लगभग। तो बचा क्या भैया? जिंक क्लोराइड। क्या बचा? जिंक क्लोराइड। तो लकड़ी में, लकड़ी की जो वस्तुएं हैं उनसे कीड़े के बचाव के लिए हम किसका लेप करते हैं? जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी फार्चन से आजाद जिसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी वर्षा के लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, या फिर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, या फिर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, या फिर SO2 का प्रयोग कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आप बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? चलिए देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए अगर आपसे कभी पूछे तो आप याद रखिएगा हमेशा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भैया कि ये तो कृत्रिम हो गया, ठीक है ना, जो हम लोग अपने आप स्वतः करते हैं। अगर अम्लीय वर्षा के लिए पूछे कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड, SO2 साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ये दोनों किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ये दोनों होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। किसके लिए भैया? अम्लीय वर्षा के लिए। इसको भी आप याद रखेंगे। SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा कराते हैं, और कृत्रिम वर्षा कौन कराता है? सिल्वर आयोडाइड कराता है। इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विफार भगत सिंह इज राइट आंसर। ठीक है भैया। चलिए, विफार भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, B.Ed के एंट्रेंस में पूछा गया, बहुत बार बच्चे इसमें गड़बड़ हो जाते हैं। हंसाने वाली गैस, कौन सी गैस? हंसाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो बताइए हंसाने वाली गैस कौन सी होती है प्यारे भाई, बताइए हंसाने वाली कौन सी है। N2O है, ये क्या है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, और ये HNO3 है, क्या है ये HNO3 है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हंसाने वाली गैस है वो क्या होती है, वो नाइट्रस ऑक्साइड ही होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है भैया। तो कौन हो जाएगा, N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ये दोनों तो अभी भी मैंने बताया आपको पीछे, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इन दोनों के बारे में भी हमने चर्चा किया, ये किस लिए काम में आती हैं, अम्लीय वर्षा के लिए काम में आती हैं, और ये क्या होती है, हंसाने वाली गैस है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, 7 मतलब 17 की तरह। कह रहा सोते समय रक्तदान में क्या परिवर्तन होता है। यदि आप सो रहे हैं तो रक्तदान नहीं बल्कि रक्तदाब होना चाहिए, राइट आंसर मैं बना दे रहा हूँ उसको। सोते समय जो आपका रक्तदाब होता है, क्या होता है, रक्तदाब। तो बताइए सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, आप यही मुझे बता दीजिए। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, रक्तदाब घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। और आप जानते हैं जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो रक्तदाब होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सोते समय रक्तदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, घटता है, क्या हो जाता है, घटता है। इसका वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आप ही देखिए जब आप सो जाते हैं जो आपकी सांस लेने की दर होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो घटता है। और जब आप खर्राटे लेते हैं खूब तेज तेज तो बढ़ जाता है, दौड़ते समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, दौड़ते समय बढ़ता है, खर्राटे समय से बढ़ता है, लेकिन सोते समय आराम से धीरे धीरे नॉर्मल में आप रहते हैं तो घट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या टिक्का रोग, ये भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं भैया, किस में रखता है ये, बताइए टिक्का रोग किससे संबंधित है या किस में लगता है। तो इसका 18 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा, ये किस रोग से संबंधित है प्यारे भाई। तो ये जो टिक्का रोग है ना, ये किससे संबंधित है, आइए टिक्का रोग जो है ये मूंगफली से है, इसका डिफॉल्ट डायरेक्टर राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर खैरा कभी कोई पूछता है, खैरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया कई बार। जो खैरा रोग होता है वह धान से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, धान से संबंधित होता है, ठीक है। और जो टिक्का रोग है वो किससे संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है, किससे है, मूंगफली से, ठीक है। चलिए इतनी बात अगर आपकी समझ आ गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इतने ही प्रश्न से, चलिए कोई बात नहीं, लगता है टाइपिंग में इतने ही क्वेश्चन टाइप किए थे, चलिए कोई बात नहीं। फिर आपको भैया वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है भैया। चलिए, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक इसको देखें, देखने के बाद इसको लिखने का प्रयास करें, सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। अब चैप्टर वाइज से हम सोच रहे हैं कि PDF आपकी जो है पेट के जो एग्जाम के जो बच्चे पेट देने वाले हैं उनको चैप्टर वाइज से क्वेश्चन दिया जाएगा। अगली बार हम लोगों ने जो ऑफलाइन पढ़ा था उसमें से लगभग जान लीजिएगा 50 जो आपके GK GS के क्वेश्चन होते हैं उसमें करंट सहित अगर मिला के देखा जाए तो 48 क्वेश्चन लगभग आपके चैनल से फंसते हैं भैया। आप लोग निश्चिंत होकर पूर्ण विश्वास के साथ एक बार इसको जिस प्रश्न में आपको डाल रहा हूँ उसको आप पढ़ते हुए चलिएगा, निश्चित ही आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा प्यारे भाई, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल प्यारे भाई।